Dear student, due to coronavirus, school started online classes for your study. So you can subscribe Golden Flower Palia YouTube channel, like and press the bell icon. हेलो गाइस। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 2, और जिसका नाम आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, इंडियन इकोनॉमी है इस चैप्टर का नाम। और इसमें हम लोग का पीरियड ऑफ फोकस होगा 1950 टू 1990 तक। हम लोग देखेंगे कि इंडियन का इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आया इंडियन इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद से लेकर 1990 तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इंट्रोडक्शन को देखते हैं। लिखा हुआ है ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया वॉक टू अ न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम। तो आपको पता है 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया। फाइनली वी वर मास्टर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी आफ्टर सम 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। और फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनी के खुद ही मालिक हो गए लगभग 200 सालों के बाद। द जॉब ऑफ नेशन बिल्डिंग वॉज नाउ इन आवर ओन हैंड्स। और हमारे हाथों में एक नया काम आ गया देश का विकास करने का। The leaders of independent India had to decide among other things the type of economic system most suitable for our nation। तो हमारे जो लीडर्स लोग थे उनको काफ़ी सारा चीज़ डिसाइड करना था, और उनमें से एक चीज़ था इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा हमारे देश का। तो आप सोच रहे होंगे इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, तो चलिए देख लेते हैं इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। नीचे एक बॉक्स में लिखा हुआ है, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले देख लेते हैं इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। ऐसे तो ये एग्ज़ाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होगा ये चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या क्या है। एवरी सोसाइटी हैज़ टू आंसर 3 क्वेश्चंस। किसी भी समाज को 3 सवालों का जवाब देना होता है, और इन 3 सवालों के बारे में आपको पता भी होगा, आप क्लास 11 में पढ़े होंगे। इनको सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। किसी भी इकोनॉमी को ये डिसाइड करना होगा, किसी भी सोसाइटी को ये डिसाइड करना होगा कि कौन से टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में प्रोड्यूस करना है। नंबर 2, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड। और ये भी डिसाइड करना है कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कैसे करेंगे। बोलने का मतलब है शुड प्रोड्यूसर्स यूज मोर लेबर, ह्यूमन लेबर और मोर कैपिटल फॉर प्रोड्यूसिंग थिंग्स। सामान को बनाने के लिए क्या ज़्यादा इंसान का यूज़ करना चाहिए या फिर मशीन्स का यूज़ करना चाहिए, ये डिसाइड करना होगा। दूसरा क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन क्या था, आपको ये डिसाइड करना होगा कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है आपके पास कि कौन सा टेक्निक आप यूज़ करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये है कि हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। गुड्स एंड सर्विसेज का बनने का बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे लोगों पे। तो ये 3 चीज़ डिसाइड होने से काफ़ी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या क्या है। वन आंसर टू दिस क्वेश्चंस इज टू डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इन तीनों ही सवाल का जवाब देने का एक तरीका तो ये है कि आप मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड हो जाए, मतलब सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड हो जाए। बोलने का मतलब है कि जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है आप उसी चीज़ को प्रोड्यूस कीजिए, और जिसका सप्लाई कम है उसको, जिसका डिमांड कम है उसका कम प्रोडक्शन कीजिए। In market economy, also called capitalism, only those consumer goods will be produced that are in demand। तो मार्केट इकोनॉमी, जिसको कैपिटलिज्म के नाम से भी जानते हैं, इस इकोनॉमी में वही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं जिनका डिमांड हो। डेट इज गुड्स डेट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली आइदर इन द डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट्स। वो गुड्स को प्रोड्यूस करना है जिसको बेचने का बाद, या तो डोमेस्टिक मार्केट में या फिर फॉरेन मार्केट में बेचने का बाद आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो। इफ़ cars are in demand, cars will be produced, and if bicycles are in demand, bicycles will be produced। अगर कार का डिमांड है तो कार प्रोड्यूस कीजिए, बाइसाइकिल का डिमांड है तो बाइसाइकिल प्रोड्यूस कीजिए। इफ लेबर इज चीपर देन कैपिटल, मोर लेबर इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी यूज्ड एंड वाइस वर्सा। तो टेक्निक का जहाँ तक सवाल है वहाँ पर आप अगर लेबर चीपली अवेलेबल है, काफ़ी कम दामों में लेबर अवेलेबल है, तो आप लेबर यूज़ कीजिए, वरना क्या यूज़ कीजिए, मशीन्स यूज़ कीजिए। और इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, द एबिलिटी टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। और जहाँ तक रहा तीसरा क्वेश्चन कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इस आधार पर होता है कि कौन कितना पे कर सकता है, ये नहीं कि किसको कितना ज़रूरत है। परचेजिंग पावर के आधार पर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। That is, one has to have the money in the pocket to buy it। किसी एक इंसान के पास पैसा होना ही पड़ेगा तभी वो सामान को खरीद पाएगा इस इकोनॉमी में। कौन सा इकोनॉमी में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। इसको मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर द पुअर इज मस्ट नीडेड।
but will not count as demand in the market sense because the poor do not have the purchasing power to back the demand. मान लीजिए कि किसी इकोनॉमी में कम दाम के घर का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, लेकिन ये सही मायने में डिमांड नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर वो गरीबों के पास पैसा नहीं है पे करने के लिए, तो इसलिए ये यहाँ पर हाउस को प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा. एज ए रिजल्ट दिस कमोडिटी विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड एज पर मार्केट फोर्सेस. तो मार्केट ऐसे ही काम करता है, जिस चीज़ के लिए पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो डिमांड में काउंट नहीं होगा. सच अ सोसाइटी डिड नॉट अपील टू जवाहरलाल नेहरू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. तो इस टाइप की सोसाइटी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि थे जवाहरलाल नेहरू, उनको पसंद नहीं आया. क्योंकि इट मीन दैट द ग्रेटर मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री वुड बी लेफ्ट बिहाइंड विदाउट द चांस टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. इस टाइप के सोसाइटी से क्या होता है कि सोसाइटी के अधिकतर लोग पीछे छूट जाते हैं और उनको अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने का मौका सही तरीके से नहीं मिल पाता है. तो यही था आपका मार्केट फोर्सेस के बारे में, जो कि है इसको कैपिटलिज्म भी बोलते हैं, वो इस तरीके से काम करता है. तो आप देखें कि ये तीनों सवालों का जवाब मार्केट फोर्सेस में कैसे तय होता है. अब आते हैं दूसरा तरीका इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो है आपका सोशलिज्म. अ सोशलिस्ट सोसाइटी आंसर द 3 क्वेश्चंस इन अ टोटली डिफरेंट मैनर. ये काफ़ी अलग तरीके से सवालों का जवाब देती है. इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. इस सोसाइटी में ये सरकार तय करती है कि कौन सा गुड्स को प्रोड्यूस करना है, देख कर कि सोसाइटी में क्या चीज़ का ज़्यादा ज़रूरत है. It is assumed that the government knows what is good for the people of the country and so the desires of individual consumers are not given much importance. इसमें यह मान लिया जाता है कि गवर्नमेंट को सारी बातें पता है कि सोसाइटी में किस चीज़ का ज़रूरत है और एक इंसान को क्या शौक है, वो सब सरकार नहीं देखेगी इसमें. द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि गुड्स को प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा. In principle, distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not what they can afford to purchase. और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ये देख कर नहीं होता है कि आपका परचेजिंग पावर कितना है. यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ये देख के होगा कि आप उस चीज़ का ज़रूरत कितना है. Unlike under capitalism, for example, a socialist nation provides free health care to all its citizens. तो जैसा कि एग्जांपल के ले सकते हैं कि एक सोशलिस्ट नेशन में फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज सभी को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि कैपिटलिज्म में नहीं देखने को मिलेगा आपको. वहाँ पे अगर डिमांड है, उसका परचेजिंग पावर है, पैसे वाले लोग डिमांड कर रहे हैं, तो फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं वरना नहीं प्रोवाइड किया जाएगा. Strictly, a socialist society has no private property since everything is owned by the state. एक सोशलिस्ट सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है. यहाँ पर हर चीज़ का ओनर क्या होता है, सरकार ही होता है. इन क्यूबा एंड चाइना फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गवर्न बाय द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स. तो एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, क्यूबा और चाइना जैसे देश है, यहाँ पर सोशलिस्ट सोसाइटी को फॉलो किया जाता है. और तीसरा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी. Most economies are mixed economy, that is the government and the market together answer the 3 questions of what to produce, how to produce and how to distribute what is produced. तो ज़्यादातर इकोनॉमीज क्या फॉलो करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम फॉलो करती है. वो लोग क्या करती है कि कुछ फीचर्स उठाती है कैपिटलिज्म का, कुछ फीचर्स उठाती है सोशलिज्म का, और दोनों को कंबाइन करके इन तीनों सवालों का जवाब देती है. In a mixed economy, the market will provide whatever goods and services it can produce well, and the government will provide essential goods and services which the market fails to do. इस टाइप के सोसाइटी में क्या होता है कि मार्केट वो चीज़ प्रोवाइड करेगी जो उसको फ़ायदेमंद हो प्रोवाइड करने में, और जो चीज़ वो फेल कर जाती है प्रोवाइड करने में, जैसे कि फ्री सर्विसेज, तो वो सब कौन प्रोवाइड करेगा, सरकार प्रोवाइड करेगा मिक्स्ड इकोनॉमी में. तो यही है 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. पहला था कैपिटलिज्म, दूसरा है सोशलिज्म और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी. तो इसी तीनों को बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम. तो अब आते हैं अपने मेन चैप्टर पर. तो यहाँ पर लिखा गया था कि हमारे लीडर्स को ये डिसाइड करना था कि कौन सा टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम हम लोग चुने. क्या हम लोग कैपिटलिज्म चुन ले, कि क्या हम लोग सोशलिज्म चुन ले, कि या फिर ये मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम चुन ले. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हम लोग जानते हैं, एंड अमॉन्ग देम सोशलिज्म अपील्ड टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट. तीनों में से सोशलिज्म जवाहरलाल नेहरू को काफ़ी पसंद आया. However, he was not in favor of the kind of socialism established in the former Soviet Union, where all the means of production, that is the factories and farms in the country, were owned by the government.
लेकिन सोशलिज्म तो उनको पसंद था, लेकिन इस प्रकार का सोशलिज्म पसंद नहीं था जैसा कि सोवियत यूनियन में था। सोवियत यूनियन में क्या हुआ था कि यहाँ पे सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि फैक्ट्रीज और फार्म्स सभी सरकारें खरीद के रखी हुई थी, तो जवाहरलाल नेहरू को ये चीज़ पसंद नहीं था। देयर वॉज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, सोवियत यूनियन में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया फॉर द गवर्नमेंट टू चेंज द ओनरशिप पैटर्न ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स सिटीजन्स इन द वे दैट इट वॉज डन इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन में जैसा किया गया था कि सभी प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, गवर्नमेंट, ऐसा इंडिया में करना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे सबका अपना अपना प्रॉपर्टी था, तो ये चीज़ करना यहाँ पे संभव नहीं था कि ओनरशिप पैटर्न को चेंज कर दिया जाए। Nehru and many other leaders and thinkers of the newly independent India sought an alternative to the extreme versions of capitalism and socialism। तो नेहरू और बाकी सारे लीडर्स भी उन्होंने क्या किया, ऐसा एक अल्टरनेटिव ढूंढा जो कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के दोनों के बीच में हो, उस टाइप का अल्टरनेटिव ढूंढा। बेसिकली सिंपैथाइजिंग विद द सोशलिस्ट आउटलुक दे फाउंड द answer in an economic system which in their view combine the best features of socialism without its drawbacks। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम ढूंढा जो सोशलिज्म का ड्रॉबैक्स को छोड़ के उनका अच्छा फीचर्स ले ले। इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट सोसाइटी विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो विद प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। तो इस हिसाब से इंडिया क्या हो गया, एक सोशलिस्ट सोसाइटी तो हुआ ही, साथ ही साथ विद अ स्ट्रॉन्ग प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट सेक्टर भी होगा यहाँ पर। मतलब बोला जा रहा है कि इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम को फॉलो किया। द गवर्नमेंट वुड प्लान फॉर द, गवर्नमेंट क्या करेगी, प्लान करेगी फॉर द इकोनॉमी वेयर द प्राइवेट सेक्टर बीइंग इनकरेज टू बी पार्ट ऑफ द प्लान एफर्ट। मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, देश के लिए एक प्लान बनाएगी और उस प्लान में प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाएगा कि तुम भी इसमें हिस्सा लो। The Industrial Policy Resolution of 1948 and the Directive Principles of Indian Constitution reflected this outlook। और ये सोच, लीडर्स लोग का ये सोच इन दो पॉलिसीज में हमें देखने को मिला। अब ये दो पॉलिसी क्या है, इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सब क्या है फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सब जानना, आगे बढ़ जाते हैं। इन 1950 द प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन। और ये इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कीजिएगा, अभी तक का एक ही इंपॉर्टेंट बात आया है यहाँ से कि 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया। प्लानिंग कमीशन का एक ही काम है कि देश के लिए प्लान बनाया करती थी। द इरा ऑफ 5 ईयर प्लान्स हैड बिगन। और उसके बाद से 1951 से फर्स्ट 5 ईयर प्लान चालू हो गया, और ऐसा करते करते 2015 में आके ये 5 ईयर प्लान को एंड किया गया, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा। और प्लानिंग कमीशन के जगह पर अभी आजकल क्या गया है, नीति आयोग आ गया है, जो कि 2015 में सेटअप किया गया था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप हुआ था और इसका चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अभी तो फिलहाल प्लानिंग कमीशन है ही नहीं, और हर 5 ईयर्स के लिए प्लान बनाती है। और ये पहला प्लान कब बना था इंडिया के लिए, 1951 से पहला प्लान बना था, ये आपको याद रखना है। तो थोड़ा सा ऊपर में एक बॉक्स है, इसको भी देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज अ प्लान, प्लान होता क्या है। अ प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज। एक प्लान ये बताता है कि देश का रिसोर्सेज कैसे यूज किया जाएगा, प्लान का ये बताने का काम है। इट शुड हैव सम जनरल गोल्स एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स विच आर टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे 2-3 कीवर्ड है, इसका कुछ गोल्स होना चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, और जिसको अचीव करने के लिए खास टाइम पीरियड होना चाहिए। तो प्लान के बारे में अभी तक 2-3 बात क्या जाने। प्लान क्या है, प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये बताएगा कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, पहला बात ये है। दूसरा बात ये है आपके लिए कि प्लान क्या कुछ गोल्स होता है, और तीसरा बात ये है कि वो गोल्स को पूरा करने का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। तो ये 3 बात आपको याद रखना है प्लान के बारे में। इसके बाद इन इंडिया प्लान्स आर ऑफ 5 ईयर्स ड्यूरेशन। इंडिया में प्लान्स का ड्यूरेशन 5 ईयर्स होता है, और इसीलिए आर कॉल्ड 5 ईयर प्लान्स इसको बोलते हैं। और ये प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें सोवियत यूनियन से उठाया है। Our plan documents not only specify the objectives to be attained in the 5 years of plan but also what is to be achieved over a period of 20 years। हमारा प्लान सिर्फ यही नहीं बताता है कि हमें 5 साल में क्या लेना है, ये भी बताता है कि हमें अगले लॉन्ग टर्म में, मतलब लगभग 20 साल में क्या क्या चीज़ को पूरा करना है, ये भी बताता है। तो दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान। तो 5 ईयर प्लान के अलावा जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसको बोलते हैं हम लोग पर्सपेक्टिव प्लान, जो कि 20 ईयर्स का होता है। The 5 year plans are supposed to provide the basis for the perspective plans। इस छोटे छोटे 5 year प्लान के जरिए ही हम लोग पर्सपेक्टिव प्लान का गोल पूरा करते हैं।
It is unrealistic to expect all the goals of a plant to be given equal importance in all the plants. तो ये ऐसा करना ठीक नहीं होगा कि हम सभी गोल्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दें. गोल्स तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन हर गोल्स को एक बार में पूरा नहीं किया जा सकता है. इनफैक्ट द गोल्स में एक्चुअली भी इन कॉन्फ्लिक्ट, और यहाँ तक कि कुछ गोल्स तो ऐसे भी होते हैं कि जो एक दूसरे को ठीक कॉन्ट्राडिक्ट करते हो. फॉर एग्जाम्पल, the goal of introducing modern technology may be in conflict with the goal of increasing employment if the technology reduces the need for labor. आप मान लीजिए दो चीज़ का एग्जाम्पल लीजिए. पहला गोल है आपको कि टेक्नोलॉजी लाना है, और दूसरा गोल है आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना है. तो ये दो चीज़ एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. अगर आप ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आ गए जिससे कि लेबर का काम कम पड़ रहा है, तो ये तो ले दे के एम्प्लॉयमेंट और बढ़ा देगा, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ा देगा. तो आप देख रहे हैं अभी ये कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. द प्लानर्स हैव टू बैलेंस द गोल्स, अ वेरी डिफिकल्ट जॉब इंडीड. तो इसीलिए प्लानर्स को क्या करना पड़ेगा, गोल्स को बैलेंस करना होगा. एक बार में एक ही टाइप का गोल को फोकस किया जाएगा. वी फाइंड डिफरेंट गोल्स बीइंग एम्फसाइज्ड इन डिफरेंट प्लान्स इन इंडिया. तो आप पाएंगे कि अलग अलग प्लान्स में अलग अलग गोल्स को महत्व दिया गया है. Our 5-year plans do not spell out how much of each and every good and services is to be produced. हमारा 5 ईयर्स का जो प्लान है वो ये नहीं बताती है कि कितना गुड्स और सर्विस आपको प्रोड्यूस करना है. दिस इज़ नाइदर पॉसिबल नॉट नेसेसरी. ये ना ही पॉसिबल है एक बार में बता देना कि इतना आपको प्रोड्यूस करना है, और ये ज़रूरी भी नहीं है इतना बताना. इट इज़ इनफ, इतना पर्याप्त होगा कि इफ़ द प्लान इज स्पेसिफिक अबाउट द सेक्टर्स वेयर इट प्लेज अ कमांडिंग रोल. प्लान सिर्फ इतना बता दे कि जो सेक्टर में वो खुद काम कर रही है, मतलब जो सेक्टर में जो गवर्नमेंट खुद काम कर रही है उस सेक्टर का सिर्फ लेखा जोखा बता दे वो. फॉर इंस्टेंस जैसे कि पावर जनरेशन, इरिगेशन, ये सब में बता दे कि उसको कितना प्रोड्यूस करना है, तो उतना ही काफ़ी होगा. हर सेक्टर्स का बताने का ज़रूरत नहीं है कि कितना कमोडिटी प्रोड्यूस करना है. वाइल लीविंग द रेस्ट टू द मार्केट. आप बाकी चीज़ मार्केट पर छोड़ दीजिए, वो अपना खुद पे खुद देख लेगी. तो इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को ख़त्म किए हैं. अगला जो टॉपिक है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, इसको हम लोग सेकेंड टॉपिक में करेंगे. Do self-study at home and stay home, save lives. Thank you very much.